हेलो बच्चों, मेरा नाम एसके चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 1, जिसमें हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें टॉपिक करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये टॉपिक करेंगे। एवरेज स्पीड हम लोग करने वाले हैं, इसमें एवरेज वेलोसिटी करने वाले हैं। और इस सब पर बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स यानी एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहा जाता है और ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाता है। एब्सोल्यूटली हम किसी ऑब्जेक्ट को ना तो रेस्ट में बोल सकते हैं ना मोशन में बोल सकते हैं। जब भी बोलेंगे तो किसी अदर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में यानी रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में हम किसी को रेस्ट में या मोशन में बोल सकते हैं। सेम ही बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्वर कौन सा चूज किए हो। जैसे आप एग्जांपल के लिए मान लो, एक आदमी जो रेस्ट में प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में जो आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है वो मोशन में, जबकि वही आदमी उसके सामने जो बैठा हुआ दूसरा आदमी है उसी कंपार्टमेंट में, उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाता है। किसी बॉडी का पोजीशन अगर किसी रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है तब हम लोग उस बॉडी को रेस्ट में कहते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी का पोजीशन किसी रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में चेंज करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वह बॉडी उस रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन में। यानी मोशन और रेस्ट क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। अब्सोल्यूट मोशन हैज नो मीनिंग, अब्सोल्यूट मोशन का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। रेस्ट को पहले डिफाइन करते हैं, तो इसमें लिखेंगे व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to any reference body। then that body is called at rest relative to that reference body। रेफरेंस बॉडी यानी अगर कोई बॉडी किसी रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उस बॉडी को उस रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में कहा जाता है। इसी को अगर हम लोग मोशन को डिफाइन करें, when body changes its position, changes its position relative to any reference body। then that body is called in motion relative to that reference body, that reference body। एक लाइन इसमें और लिख लेना है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। ये क्या होता है, रिलेटिव टर्म्स होता है। अब्सोल्यूट मोशन हैज नो मीनिंग।
अब्सोल्यूट मोशन का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो हम लोग क्या पढ़े बेटा कि अगर कोई बॉडी किसी रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उस बॉडी को उस रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में कहते हैं। और अगर कोई बॉडी किसी रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो उस बॉडी को उस रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन में कहा जाता है। रेफरेंस बॉडी उस बॉडी को बोलेंगे जिसके रेस्पेक्ट में किसी बॉडी का रेस्ट और मोशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? रिलेटिव टर्म्स है, अब्सोल्यूट मोशन का कोई मीनिंग नहीं होता है। उसके बाद अब इसमें जो टर्म्स आएंगे जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब हम लोग इसमें करेंगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए मैं एक कर्व्ड पाथ ले रहा हूं, अ कर्व्ड पाथ। मैं एक कर्व्ड पाथ ले रहा हूं। इनिशियली कहीं पर मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर, इस कर्व पाथ पर P1 पॉइंट पर ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 का मतलब इनिशियली पार्टिकल P1 पोजीशन पर है और t टाइम में पार्टिकल P1 से P2 चला जाता है। t इक्वल्स टू t टाइम में ये जो लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड होता है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। P1 से P2 को आप मिला दोगे एक स्ट्रेट लाइन से, P1 से P2 को आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो और P2 पर एरो दे दो। फाइनल पॉइंट है P2, तो फाइनल पॉइंट पर आप एरो दे दो तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस को सबसे पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो ये है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ covered by a particle in a certain time interval, in a certain time interval is called its distance that time interval। in that time interval actual length of path, actual length of path covered by a particle in a certain time interval। जो लेंथ ऑफ पाथ कवर किया जाता है उसी को कहा जाता है डिस्टेंस। इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस इन दैट टाइम इंटरवल, उस टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप इसमें लिख लो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आप लिख लो एक लाइन, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आप लिख लो। डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए मैं एक रेफरेंस बॉडी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा? रेफरेंस बॉडी, जिसके रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑब्जर्व किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए मैं एक रेफरेंस बॉडी को, एक बॉडी ले रहा हूं जिसको रेफरेंस बॉडी बोल रहा हूं। ये रेफरेंस बॉडी बी लिया हूं, ये लिया हूं बी, रेफरेंस बॉडी बी को मैं यहां पर बोल रहा हूं रेफरेंस बॉडी। रेफरेंस बॉडी, और रेफरेंस बॉडी में एक फिक्स पॉइंट ले रहा हूं ओ, जिसको मैं कहूंगा रेफरेंस पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट ओ को मैं क्या कहूंगा? रेफरेंस पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट ओ को मैं कहूंगा रेफरेंस पॉइंट कहूंगा, रेफरेंस।
रेफरेंस पॉइंट कहूँगा। और रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस मैं ले रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस। रेफरेंस डायरेक्शंस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ क्या है रेफरेंस डायरेक्शंस। मैं जो यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स वाई जेड, ये क्या है रेफरेंस डायरेक्शंस लिया हूँ, रेफरेंस डायरेक्शंस ये लिया हूँ, रेफरेंस डायरेक्शंस लिया हूँ एक्स वाई जेड। यहाँ पर बेटा ये रेफरेंस बॉडी, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस डायरेक्शंस तीनों को इन वन वर्ड, तीनों को मिला करके एक वर्ड यूज किया जाता है रेफरेंस फ्रेम, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। रेफरेंस बॉडी, रेफरेंस बॉडी, रेफरेंस पॉइंट, एंड रेफरेंस डायरेक्शंस। रेफरेंस डायरेक्शंस in one word is called frame of reference. Frame of reference. और रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम भी आप बोल सकते हो, रेफरेंस फ्रेम ये आप कह सकते हो। यानी रेफरेंस बॉडी, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस डायरेक्शंस ये तीनों मिला करके एक वर्ड यूज किया जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। अब मैं इस फिगर में देख रहा हूं कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब हो गया, जहां मैं रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लिया हूं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में P1 का पोजीशन वेक्टर, आप P1 को आप एक एरो से डिनोट कर दो, इसको लिख दो R1। P1 का पोजीशन वेक्टर मैं R1 लिया हूं। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में P2 को मैं मिला दे रहा हूं एक एरो से, ये मैं लिया हूं, इसको R2 से डिनोट कर रहा हूं। R1 हो गया P1 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसलिए ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। R2 हो गया P2 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसलिए इसको फाइनल पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और अब हम लोग OP1 वेक्टर, इसको मैं R1 वेक्टर लिया हूं और इसको मैं बोल रहा हूं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P1 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O। ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में ये क्या है पोजीशन वेक्टर, और इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसलिए मैं इसको कहूंगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसको मैं कहूंगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। उसके बाद OP2 वेक्टर इक्वल्स टू, इसको मैं R2 लिया हूं, R2 वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P2 विथ रेस्पेक्ट टू
ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में P2 का पोजीशन वेक्टर, और ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये कहेंगे। उसके बाद आप देखो इस फिगर में कि ये OP1 और P1 P2 एक ऑर्डर में, टेल हेड एक ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में OP2 वेक्टर। तो आप इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग यहां लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से लिख सकते हैं OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इक्वल्स टू OP2 वेक्टर, यही है ट्रायंगल लॉ। फिगर में देखो फिर से, ये OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OP2 वेक्टर। इसको कहा जाता है ट्रायंगल लॉ। यहां से P1 P2 वेक्टर ये इक्वल्स टू मिलेगा OP2 वेक्टर अब माइनस OP1 वेक्टर। OP2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर, और ये है R1 वेक्टर, और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को आप लिख सकते हो डेल्टा R वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डेल्टा आर को हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डेल्टा आर को क्या कहेंगे बेटा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और P1 P2 वेक्टर यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। P1 P2 वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा R वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट the shortest distance from initial point to final point, initial point to final point is called its displacement। इसमें डायरेक्शन भी मैं इंक्लूड कर दिया हूं। शॉर्टेज डिस्टेंस कहां से कहां तक, तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन उसका क्या लेते हैं, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन लिखना पड़े, हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ये इसका डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का। और यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर के। तो आप यहां लिख सकते हो, ऑल्सो करके लिख लो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर
is called its displacement. Is called its displacement. ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग कुछ एक पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछा जाता है। Distance is always greater than or equal to the displacement. ये याद रखना। That is, distance ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन याद रखना है। यहां से आप लिख सकते हो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो इधर 1 लिखा जाएगा। या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और करके बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। और यहां से कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो लेस देन इक्वल टू 1। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं बेटा, इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। ये क्वेश्चन है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है। मैं यहाँ ओरिजिन ले रहा हूँ। ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है, गोज एलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर 0, और एक्स एक्सिस के लोंग ये चलता है, और एक्स एक्सिस के लोंग ये 20 मीटर चलता है। मान लो यहाँ पर पहुँचा, कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस है, कोऑर्डिनेट है 20 मीटर 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया 20 मीटर 0। ओरिजिन से चला, मान लो ए पॉइंट पर ये पहुंचा, फिर कह रहा है एंड देन रिटर्न्स एलोंग द सेम लाइन। सेम लाइन पर वो रिटर्न हो जाता है टू द पॉइंट -20 मीटर 0, यानी इसी लाइन पर रिटर्न हो जाता है। लेकिन ये ओरिजिन से फिर पीछे जाता है क्योंकि निगेटिव कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये 20 मीटर फिर पीछे जाता है। मान लो यहाँ ये आपका एक्स डैश एक्स एक्सिस है, यहाँ बी पहुँचता है बी पर, और यहाँ का कोऑर्डिनेट है 20 मीटर 0, ये कोऑर्डिनेट। यानी ये जो पार्टिकल चला है ओ से चलना स्टार्ट किया, ओ से ये ए गया, उसके बाद और जब ये रिटर्न हुआ तो ए से बी पहुंचा, ये ए से बी पहुंचा। ये इसका मोशन हुआ, ओ से ए गया, ए से फिर ये बी आया। पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना। तो डिस्टेंस जो होता है ये लेंथ ऑफ पाथ होता है, मतलब 20 मीटर, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। 20 मीटर ड्यू ईस्ट गया, फिर उसके बाद 20 मीटर ये आया होगा तो ओरिजिन पहुंचा होगा, फिर 20 मीटर ये पीछे गया, यानी लौटा है तो 40 मीटर ये कवर किया। तो 20 मीटर ए जाने में ए से फिर आया है 40 मीटर, यानी ये 20 मीटर प्लस 40 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा 60 मीटर। 60 मीटर डिस्टेंस ये कवर किया। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट
होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को मैं दिखाऊं तो जहां से चला है, मान लो तो यहां से चला है तो यहां से पॉइंट मैं उठाऊंगा और जहां तक पहुंचा है, इनिशियल पॉइंट ये हो गया जहां से चला, और फिर कैसे गया है पाथ से ये इंडिपेंडेंट होता है डिस्प्लेसमेंट, कैसे गया है उससे मतलब नहीं है, कहाँ गया है फाइनल पॉइंट क्या है, तो फाइनल पॉइंट को मैं एक एरो से दिखा दूंगा यहाँ। ये डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, अब ये डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये फाइनल पॉइंट। बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है एरो किस पर देना है, फाइनल पॉइंट, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ बोला जाएगा तो ये 20 मीटर, लेकिन डायरेक्शन जब उसमें इंक्लूड करेंगे तो इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा बेटा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैग्नीट्यूड वैल्यू हुआ 20 मीटर, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी बताना है, तो डायरेक्शन में बोला जाएगा इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये इसका डायरेक्शन हो गया, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इन निगेटिव एक्स एक्सिस, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करेंगे। उसके बाद एवरेज स्पीड को देख लेते हैं, एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड के लिए सिंपल याद रखना है कि ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन, उसके रेशियो को कहा जाता है एवरेज स्पीड। तो डिफाइन कर लेना है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन is called its average speed। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये रेशियो एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड, इसके लिए याद रखना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, बस इतना ही याद रखना है। ये एवरेज स्पीड है और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है, स्केलर, ये पॉइंट याद रखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड है तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, तो इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, तो ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, ये रेशियो कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन is called its average velocity। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन, ये क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी कहलाता है, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन के लिए आप याद रख सकते हो हुज डायरेक्शन
is in the direction of displacement vector. That is in the direction of change in position vector. Change in position vector. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, नहीं तो कहेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी ये इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। इसको सिंबल में अगर इस फॉर्मूला को लिखें तो V एवरेज ये इक्वल्स टू लिखाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी या डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा एक फॉर्मूला आप याद रखो, अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लो कि एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, ये ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 z2। और आपसे पूछा जाए कि ए से बी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फॉर्मूला पढ़े हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर को आप लिख सकते हो x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, ये आप लिख सकते हो। माइनस R1 वेक्टर को आप लिख सकते हो, 3 टर्म है, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, x1i प्लस y1j प्लस z1 के, ये आप R1 वेक्टर को लिख सकते हो। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला मिलेगा x2 माइनस x1 i वाला कि यहाँ टर्म है, यहाँ माइनस x1 होगा तो i कॉमन लेने पर x2 माइनस x1 i प्लस फिर y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को यूज करना है, जैसे एवरेज वेलोसिटी में भी अगर पूछा जाए और 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो आप डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूला से निकाल लो और उसके बाद टाइम से डिवाइड कर देने पर एवरेज वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। तो ये हम लोग सीखे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक एग्जांपल ये देखो, कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड v1 एंड अनदर हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड v2, देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, इसको एक फिगर से समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मैं लिया हूँ टोटल डिस्टेंस l और हाफ लेंथ इस l का हाफ लेंथ यानी l/2।
मैं टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ले लिया हूँ L, हाफ डिस्टेंस ये v1 स्पीड से चला है, अनदर हाफ डिस्टेंस यानी L/2 ये v2 स्पीड से चला है। एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा टाइम। मान लो टाइम इसमें t1 लगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड L/2 v1 हो जाएगा। इसमें टाइम आपको अगर t2 लगा है तो डिस्टेंस हो गया L/2 अब बाय स्पीड v2, तो ये टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम आप यहाँ पर निकालते हो तो वो आ जाएगा t1 प्लस t2। टोटल टाइम अगर आप निकालते हो t1 प्लस t2, ये हो जाएगा टोटल टाइम। तो t1 क्या आया है, L/2 v1 आया है, और t2 आया है L/2 v2 आया है। L/2 आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2, ये हो जाएगा। L/2 LCM ले लो v1 v2, तो ऊपर आ जाएगा v2 प्लस v1, आप उसको v1 प्लस v2, ये टोटल टाइम आया। एवरेज स्पीड आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए बेटा, एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस है L, टोटल टाइम आया L/2 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2, ये L कैंसिल हो जाएगा। 2v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड v0। मैं इसको फिगर से समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो 1/3 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 1/3, टोटल डिस्टेंस आप मान लो L, टोटल डिस्टेंस आप मान लो L, और इसका 1/3, इसका 1/3 यानी L/3 किस स्पीड से कवर करता है, v0 स्पीड से। इसमें कुछ टाइम लगा होगा, अब टाइम ले लो t0, ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो L/3 डिस्टेंस है बाय v0, ये हो जाएगा टाइम। उसके बाद कह रहा है कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विथ स्पीड v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विथ स्पीड v2 फॉर अनदर हाफ ऑफ द टाइम। जो रिमेनिंग पार्ट बचा, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, ये बचेगा 2L/3, L माइनस L/3 कर दोगे तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा 2L/3, ये बचा। और इसके बारे में कह रहा है कि हाफ टाइम, यहां से यहां तक का टाइम आप मान लो t, यहां से यहां तक का टाइम मान लो t, और इसका आधा टाइम, इसका आधा यानी t/2 किस स्पीड से चला है, v1 स्पीड से। तो इसमें कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, इसमें कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। मैं ले लेता हूं S1, यहाँ तक मान लो t/2 टाइम। t/2 टाइम v1 स्पीड से चला है, मान लो आप S1 डिस्टेंस कवर किया। फिर नेक्स्ट टाइम जो हाफ टाइम बचा है t/2, ये v2 स्पीड से चला है, इसमें डिस्टेंस कवर किया होगा S2। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2, ये हो जाएगा। S1
डिस्टेंस, ये स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है v1 और टाइम है t/2 प्लस स्पीड है v2 और टाइम है t/2। ये s2 के लिए लिखा जाएगा। t/2 आप कॉमन ले लोगे तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा। t/2 आप ले लो कॉमन, v1 प्लस v2 ये हो जाएगा। इसको मैं इस दूसरे पेज में लिख रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस आपको मिला है s1 प्लस s2, ये इक्वल्स टू t/2 मिला है v1 प्लस v2, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है 2l/3, ये है 2l/3 के बराबर। आप फिगर में देख लो, ये डिस्टेंस s1 प्लस s2 किसके बराबर है 2l/3 के बराबर। ये डिस्टेंस है 2l/3 के बराबर, और इधर लिखा जाएगा t/2 v1 प्लस v2। यहाँ से आप निकाल लो t, यहाँ से आप निकाल लो t, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4l डिवाइडेड बाय में हो जाएगा 3 v1 प्लस v2, ये हो जाएगा। टोटल टाइम यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, तो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम ये हो जाएगा t0 प्लस t नॉट कितना आया था, ये आया था l/3 v0 आया था, प्लस t कितना आया है 4l/3 v1 प्लस v2 ये आया है। यहाँ पर आप कॉमन ले लो, यहाँ पर आप कॉमन ले लो l/3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1/v0 बचेगा, प्लस 4/v1 प्लस v2 ये बचेगा। l/3 बाहर लिखा जाएगा, LCM हो जाएगा v0 v1 प्लस v2, ये LCM हो जाएगा। v1 प्लस v2 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखा जाएगा v1 प्लस v2, और प्लस हो जाएगा ये v0 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4v0 ये आ जाएगा। आपको चाहिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड ये इज इक्वल टू, आप पढ़े हो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ये होता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है l, टोटल टाइम कितना आया है l/3 v1 प्लस v2 प्लस 4v0 और डिवाइडेड बाय v0 v1 प्लस v2, ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये l कैंसिल हो जाएगा, v0 v1। वीडियो आपको कैसा लगा बेटा कमेंट करके आप बताओ। थैंक यू फॉर वाचिंग।